चलिए शांत हो जाइए। बैठ जाइए बैठ जाइए। जो कहता है कोचिंग का मेंबर सब सुनते का है ना आप लोग हो। आए व्यवस्था सही बनाइएगा तब न क्लास होगा। देखिए बोलता है कि कहते हैं विद्यार्थी सबको सुनबे नहीं करता है। कहाँ तक हुआ था? चलिए वायलेंसी बोले थे याद करने के लिए। खड़ा हो जाए तो बिचला टेबल पर कहिए तो सल्फेट का सूत्र। इधर आइए इधर आइए। वायलेंसी याद किए है? कार्बोनेट का बोलिए। कार्बोनेट का 3। चलिए कार्बोनेट का 2 होता है 3 होता है? सल्फर का कौन कौन संयोजकता होता है? ना याद है बैठिए। सल्फर का 2 होता है 4 होता है और 6 होता है। कहाँ याद है? तो बैलेंसी याद कर लिए है ना? चेक कर लेते। खराब हो आप याद किए है? फॉस्फेट का फॉस्फेट का -3। वेरी गुड बैठ जाइए। -3। चलिए तो सबको ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बैलेंसी याद हो गया होगा। अब बाकी याद नहीं है तो बहुत को भी याद नहीं है। इसीलिए आप याद करिए क्योंकि आपको दरोगा बनना है। याद नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत है। बैलेंस सब याद कर लिए हैं। अब समझते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला यौगिक कई प्रकार के होते हैं। कंपाउंड जो है ना वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयोनिक कंपाउंड, एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड और एक होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और कंपाउंड यानी कि यौगिक जो है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि यौगिकों का बंटवारा कई तरह से किया जाता है। जैसे यौगिकों को अम्ल, क्षार और लवण में बांट देते हैं। यौगिकों को कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में बांट देते हैं। लेकिन यौगिक को रासायनिक बंधनों के आधार पर या यौगिक को सबसे ज्यादा तरीके से बांटने की जो केमिस्ट्री में प्रयास किया गया है वो कोवैलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक और उपसहसंयोजी यौगिक। और किसी भी यौगिक को केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला के जरिए दर्शाया जाता है। जिस तरह केमिस्ट्री में तत्वों का प्रदर्शन रासायनिक संकेत के द्वारा होता है, ठीक उसी तरह यौगिकों का प्रदर्शन किसके द्वारा होता है? और यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक सूत्र हम जिस दृष्टिकोण से लिखेंगे उस अनुसार से यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक और उपसहसंयोजी यौगिक। आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इन तीनों प्रकार के कंपाउंड की चर्चा केमिस्ट्री के 4थे चैप्टर केमिकल बॉन्ड में किया गया है।
यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है आयनिक यौगिक, उसका हम केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे। अब केमिकल फार्मूला को समझना है, लेकिन यहां पर केवल एक प्रकार के ही केमिकल फार्मूला को हम समझेंगे और इतना ही हमें जरूरत है। अन्य जो कंपाउंड है उसके जो केमिकल फार्मूला है वो आपको चौथा नंबर चैप्टर में पता चलेगा। लेकिन एक होता है आयनिक यौगिक। कौन यौगिक? आयनिक यौगिक, जिनमें धातु और अधातु दो ग्रुप होते हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव दो ग्रुप होते हैं, उनका केमिकल फार्मूला हम लिखना सीखेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो अभी हम केमिकल फार्मूला कैसे बनता है यह समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन केवल एक प्रकार के यौगिक का ही हम समझेंगे। सारे प्रकार के यौगिक के केमिकल फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं उस पर हम अभी विचार नहीं करने वाले हैं। बात समझ गए हैं? अब आइए केमिकल फार्मूला पर। केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? समानार्थी है। केमिकल फार्मूला को और क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप केमिकल फार्मूला कह दीजिए या मॉलिक्यूलर फार्मूला कह दीजिए, बात बराबर है। और इसके जरिए दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है किसको? कंपाउंड को। तत्वों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? रासायनिक संकेत से। रासायनिक संकेत के द्वारा हम केवल तत्व को ही प्रदर्शित कर सकते हैं, यौगिक को नहीं। यौगिक का प्रदर्शन किसके द्वारा होता है? केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा। जबकि मिश्रण, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के थे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो मिश्रण को दर्शाने के लिए ना तो केमिकल सिंबल यानी कि ना तो रासायनिक संकेत हम यूज कर सकते हैं और ना ही रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला यूज कर सकते हैं। यानी मिश्रण के लिए ना तो रासायनिक संकेत होते हैं और ना ही रासायनिक सूत्र होते हैं। रासायनिक संकेत के द्वारा तत्वों को दिखाते हैं, जबकि रासायनिक सूत्र के द्वारा यौगिकों को दिखाते हैं। अब यौगिकों का रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे? तो निश्चित नियम के तहत लिखेंगे। जैसे हमें कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है, तो सबसे पहले हम कैल्शियम का रासायनिक संकेत लिखेंगे। क्या? Ca। उसके बाद ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन यानी क्या? O। जब कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ही उसमें ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम ने ऑक्सीजन से संयोग किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना। जहां कहीं भी ऑक्साइड लगा हुआ आप समझ जाइए वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना है। तो ऑक्सीजन का संकेत हो गया या रासायनिक संकेत हो गया Ca, ऑक्साइड का O। अब आप वैलेंसी याद किए हैं? कैल्शियम का वैलेंसी, ऑक्सीजन का दो ही होता है। माइनस सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं, किसी भी वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लगता है, लेकिन धातु के वैलेंसी में हम प्लस लगा देते हैं, अधातु के वैलेंसी में हम माइनस लगा देते हैं। वो इस कारण से कि धातु विद्युत धनात्मक होते हैं और अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो वैलेंसी में प्लस या माइनस सिर्फ विद्युत धनात्मक विद्युत ऋणात्मक दर्शाने के लिए किया जाता है, वरना वैलेंसी में प्लस माइनस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया? 2। अब कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा? कैल्शियम का वैलेंसी कौन ग्रहण कर लेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो ये हो गया Ca2O2। और जब दोनों की वैलेंसी बराबर है तो ये कट जाता है, ये क्या हो जाएगा? यानी कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो गया? CaO। क्लियर बात समझ गए? अब उसी तरह मान लीजिए हमें लिखना है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड,
बेरियम का संकेत क्या होता है? क्लोराइड यानी क्लोरीन, Cl। क्लोराइड मतलब क्लोरीन। अब बेरियम का वैलेंसी कितना होता है? 2। क्लोरीन का वैलेंसी 1। अब रासायनिक सूत्र में क्लोरीन की वैलेंसी क्या कौन ग्रहण कर लेगा? और बेरियम की वैलेंसी क्लोरीन ग्रहण कर लेगा। तो ये हो जाएगा Ba1 Cl1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसको लिखेंगे सीधा BaCl2। ये हो गया बेरियम क्लोराइड। ठीक उसी तरह अगर हमें लिखना है सिल्वर सल्फेट, क्या लिखना है? सिल्वर सल्फेट। तो सिल्वर का संकेत क्या? सल्फेट का एसओ, सल्फेट का सिल्वर का वैलेंसी 1, सल्फेट का 2, सल्फेट का पूरे के पूरे सल्फेट ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है। यानी कि पूरे के पूरे सल्फेट ग्रुप जो नेगेटिव ग्रुप है, क्योंकि सल्फर भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, तो पूरे के पूरे सल्फर ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है। सॉरी, सल्फेट ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है। अब इसमें सल्फेट की वैलेंसी कौन ग्रहण करेगा और सिल्वर की वैलेंसी कौन ग्रहण करेगा? ये हो जाएगा Ag2SO4, और 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह अगर हमें लिखना है मैग्नीशियम फॉस्फेट, क्या लिखना है? मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो हम मैग्नीशियम का संकेत लिखेंगे क्या? अब फॉस्फेट का PO, मैग्नीशियम की वैलेंसी फॉस्फेट की वैलेंसी कौन ग्रहण कर लेगा? अब मैग्नीशियम वैलेंसी, अब मैग्नीशियम में 3, अब फॉस्फेट के पूरे ग्रुप की वैलेंसी 3 को मैग्नीशियम ग्रहण किया है, तो मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी पूरे फॉस्फेट ग्रुप करेगा, इसीलिए यहां पर हॉल लग जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो गया मैग्नीशियम फॉस्फेट। समझ रहे हैं आप सूत्र कैसे तैयार हुआ? कोई दिक्कत है इस सूत्र में आपको? नहीं ना? क्यूप्रस ऑक्साइड लिखिए तो क्यूप्रस ऑक्साइड। CO होगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस यानी कि कॉपर, क्यूप्रस यानी कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है। अब ध्यान दीजिए, जिसकी वैलेंसी 1 से अधिक होती है उसके कम वाले वैलेंसी में अस लगता है, अधिक वाले वैलेंसी में इक लगता है। बरते उसको ऐसे धातु की हम बात कर रहे हैं, अधातु की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे धातु जिसकी वैलेंसी 1 से अधिक होती है, मतलब 1 से अधिक मतलब 2-3 नहीं, 1 से अधिक मतलब 2-2 वैलेंसी या 3-3 वैलेंसी रखता है। जब कोई तत्व 1 से अधिक वैलेंसी रखता है तो उसके कम वाले वैलेंसी के नाम में अस लगा रहता है और अधिक वाले वैलेंसी के नाम में इक लगा होता है। यहां नाम में देखिए क्यूप्रस लगा हुआ यानी अस लगा हुआ है। अस कम वाले में लगता है, अधिक वाले में कम वाले में। और कॉपर की कम वाली वैलेंसी क्या है? 1। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है, तो कम है 1, अधिक है, तो यहां पर अस लगा है तो कम वाली वैलेंसी यूज होगी। तो कम वाली वैलेंसी कॉपर का 1, ऑक्साइड यानी क्या? 2। पहले संकेत हम लिखेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी, तो ये क्या हो गया? CO2O। ये हुआ क्यूप्रस ऑक्साइड। समझे बात को? अब फिर वहीं लिखेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक में इक लगा हुआ है,
एक अधिक वाले बैलेंसिंग के नाम के अंत में आता है, एक अधिक वाले वैलेंसी के नाम के अंत में आता है। तो क्यूप्रिक और अधिक वाली वैलेंसी कॉपर की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी होती है। अब ये सीधा CuO, तो Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड हुआ और CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड हुआ, एक अधिक वाले बैलेंसिंग के नाम के अंत में और अस कम वाले बैलेंसिंग के नाम के अंत में। क्लियर हुआ बात, समझे कि न समझे, कोई दिक्कत हुआ। सोडियम फॉस्फेट का लिखिए, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम का रासायनिक संकेत, फॉस्फेट का PO4, सोडियम का कितना, एक, फॉस्फेट का, तो ये हो जाएगा Na3PO4, Na3PO4, तो ये हो गया सोडियम फॉस्फेट। लिखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का कार्बोनेट का, मैग्नीशियम का कार्बोनेट का, तो MgCO, क्योंकि दोनों की बैलेंसी है, कट जाएगा तो MgCO। क्लियर हुआ बात, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। सोडियम ऑक्साइड का लिखिए, सोडियम Na ऑक्सीजन, सोडियम एक ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा N2O। क्लियर हो गया, रासायनिक सूत्र समझे कि नहीं समझे, ठीक है, Na2O क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, आप रासायनिक सूत्र किस आधार पर लिखे जाते हैं, समझे कि नहीं समझे। अब ध्यान दिए, आपको हम बताएं कि यौगिक के 3 प्रकार के होते हैं, क्या, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, दूसरा होता है सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, और दूसरा होता है उपसहसंयोजी यौगिक। यौगिक मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ध्यान रखिएगा कि यौगिकों का वर्गीकरण और भी तरह से होता है। तो यौगिक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक और उपसहसंयोजी यौगिक। आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और किसी भी यौगिक को दर्शाया जाता है रासायनिक सूत्र के द्वारा, किसके द्वारा, रासायनिक सूत्र के द्वारा। किसी भी यौगिक को रासायनिक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। अभी जो आप रासायनिक सूत्र समझे हैं वो केवल किस यौगिक का था, आयनिक यौगिक का था। अभी जो आप जितने रासायनिक सूत्र को देखे वो किस यौगिक के थे, आयनिक यौगिक के थे। मतलब वह सहसंयोजी यौगिक के सूत्र नहीं थे और वह उपसहसंयोजी यौगिक के भी नहीं थे। अब सहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक के सूत्र किस तरह लिखे जाएंगे उसकी चर्चा हम जब इन यौगिकों को समझेंगे तब लिखेंगे। लेकिन यह आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक में एक होता है अधातु वाला टर्म और एक होता है धातु वाला टर्म। और इसका अभी जितने भी रासायनिक सूत्र पढ़े सब आयनिक यौगिक की था। सब क्या था दोस्तों, आयनिक यौगिक था। तो इस यौगिक के सूत्र को लिखने में आपको अब कोई दिक्कत नहीं ना, और यही सूत्र हमको समझना है, इसकी कोई विशेष जरूरत हमें पड़ेगी। इसलिए इस यौगिक के बारे में हम 4थे नंबर चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यह यौगिक किस प्रकार के होते हैं और इसके सूत्र किस आधार पर लिख दिए जाते हैं। तो क्लियर है, रासायनिक सूत्र समझ गए ना।
रासायनिक सूत्र समझ गए। बस एक ही बात याद रखिएगा कि आप सिर्फ किस यौगिक का रासायनिक सूत्र समझे? आयनिक यौगिक समझे। और यही आपका समझना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस यही है। क्लियर हो गया? तो रासायनिक सूत्र में किसी को कोई दिक्कत? रासायनिक सूत्र में किसी को कोई दिक्कत? हाँ, पूरा केमिस्ट्री पढ़िएगा। केमिस्ट्री कितना बड़ा है? साइंस से किए थे, +2 साइंस से किए थे, +2 वाला मास्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री। हाँ, वो उसके रेंज का क्वेश्चन है, समझे? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बताने का दायित्व प्रोफेसर पर है, हम पर दायित्व है आपको दरोगा निकालना। दरोगा हम टॉप करेंगे, बैठिए। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री आप कहिएगा हम पूरा केमिस्ट्री समझेंगे, तो वो तो काम हम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि सल्फर का वैलेंसी 2 4 6 होता है, कैसे लिखेंगे? सल्फर भिन्न भिन्न स्थितियों में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, ठीक है ना? सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, कैसी होती है? एक प्रश्न आया हुआ है। तो सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। वो इस आधार पर कि भिन्न भिन्न स्थितियों में सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। इस कारण उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के आधार पर 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। क्लियर बात समझ रहे ना? कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आयनिक यौगिक अब किसी भी तरह से देगा, आप उसका रासायनिक सूत्र लिख लीजिएगा कि लिख लीजिए। कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम की वैल्यू कितना? 3, तो Ca3 अब PO4 और 2, कैल्शियम फॉस्फेट। दांत में यही पाया जाता है, क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर हो गया? तो आयनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं परमाणु द्रव्यमान पर। परमाणु या परमाणु भार, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार। अब परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार क्या है? तो निश्चित तौर पर परमाणु तो आप समझ गए हैं, परमाणु आप समझ गए हैं। अब परमाणु आप समझ गए हैं, उसके द्रव्यमान को समझेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि परमाणु बहुत ही छोटा कण था। परमाणु बहुत ही छोटा कण था। इनकी औसत आकार 10⁻⁻10 मीटर था। तो परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो SI यूनिट में तो यह फिक्स है ही कि द्रव्यमान को केजी में मापेंगे, लेकिन परमाणु इतने छोटे कण है कि उसे हम केजी में माप सकते हैं या ग्राम में ही नहीं माप सकते। यानी कि सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि परमाणु के द्रव्यमान को अगर मापना है तो परमाणु के द्रव्यमान का एब्सोल्यूट मेजरमेंट संभव है ही नहीं। परमाणु के द्रव्यमान का एब्सोल्यूट मास कितना होगा, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होगा, यह निकालना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे कण हैं, बहुत छोटे कण।
इतने छोटे कण है कि हम इसका मस्तिष्क हमारा इसे सोच भी नहीं सकता है। एक एग्जाम्पल दिए कि परमाणु इतने छोटे कण है कि एक के ऊपर एक परमाणु रखेंगे तो कम से कम लाख परमाणु को एक के ऊपर एक रखेंगे, तब जाकर कागज इतनी मोटी पतली परत हमें प्राप्त होगी। तब समझ जाइए कि कितने छोटे कण है परमाणु, जो हमारे मस्तिष्क के सोचने की क्षमता से भी छोटा है। इसलिए इसके द्रव्यमान को, इसके एब्सोल्यूट मास को हम माप ही नहीं सकते। तो परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान को मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही छोटा कण है। परमाणु के एब्सोल्यूट मास को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत छोटा कण है। तो अब सवाल है कि जब इसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट हम कर नहीं सकते हैं, निरपेक्ष द्रव्यमान हम इसका निकाल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम परमाणु का निकालते हैं रिलेटिव मास। क्या निकालते हैं? रिलेटिव मास निकालते हैं, यानी कि सापेक्षिक द्रव्यमान निकालते हैं। परमाणु का क्या निकालते हैं? सापेक्षिक द्रव्यमान निकालते हैं। अब सापेक्षिक द्रव्यमान क्या है? तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान किसी अन्य तत्व के परमाणु के द्रव्यमान के सापेक्ष में रखकर निकाला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उदाहरण से आप समझिए कि मान लीजिए कि x, y और z ये तीन परमाणु है, इसका एक रिलेटिव मास हमको निकालना है। तो हमने क्या किया कि एक m परमाणु को एक आधार बना लिया। m परमाणु को क्या कर लिया? आधार बना लिया, और इसी के सापेक्ष m परमाणु के सापेक्ष इन सब का हम भार को माप लिए। उदाहरण के लिए कि x परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो m का 2 गुना। y परमाणु का द्रव्यमान कितना है? m का आधा। z परमाणु का द्रव्यमान कितना है? m का 3 गुना। इस तरह से मापने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सापेक्षिक द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए किसी एक तत्व के परमाणु को हम आधार मान लेते हैं, और जिस एक परमाणु के द्रव्यमान को हम आधार मानते हैं उसी के सापेक्ष अन्य सभी परमाणु के द्रव्यमान को माप देते हैं, और यह मापन क्या कहलाता है? सापेक्षिक द्रव्यमान। उदाहरण के लिए x, y, z परमाणु का द्रव्यमान हमें मापना है, तो हम तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो हमने एक परमाणु को आधार मान लिए, एक परमाणु m को क्या बना लिए? आधार बना लिए। अब इसी m परमाणु के आधार पर अन्य सभी परमाणु के द्रव्यमान को हम बोल देंगे। उदाहरण के लिए x का कितना है तो देख लेंगे, तो m का 2 गुना है। y का कितना है? m का आधा है। z का कितना है? m का 3 गुना है। तो इस तरह से मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? सापेक्षिक द्रव्यमान। और परमाणु का हमेशा क्या निकाला जाता है? सापेक्षिक द्रव्यमान निकाला जाता है। परमाणु के निरपेक्ष द्रव्यमान को हम निकाल सकते हैं, लेकिन वह भारी भरकम इतना बड़ा टर्म होगा कि जो मेजरमेंट करने के लिए उचित नहीं है। यानी कि आजकल ऐसे उपकरण आ गए हैं जो छोटे से छोटे कणों के बीच की दूरी तक को निकाल लेता है, लेकिन निरपेक्ष द्रव्यमान परमाणु के निकालने नहीं जाते। वो इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है। कितना कम? बहुत कम है। इसलिए परमाणु का हमेशा क्या निकाला जाता है? सापेक्षिक द्रव्यमान का क्या मतलब हुआ, समझे कि नहीं? अब परमाणु के जो सापेक्षिक द्रव्यमान निकालेंगे तो उसमें हमें किसी एक परमाणु को आधार बनाना पड़ेगा, तभी निकालेंगे। अगर हमें परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान निकालना है तो हमें किसी एक परमाणु का आधार बनाना पड़ेगा, उसके सापेक्ष हम सभी परमाणु के द्रव्यमान को नापेंगे। तो किस परमाणु को आधार बनाया जाए, तो इसका निर्णय आईपीएक संस्था ने 1961 में किया। आईपीएक संस्था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह केमिस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था है
जो हर रूल रेगुलेशन को तय करता है और जिसे विश्व में सभी देश मान्यता प्रदान करते हैं। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमें किसी एक तत्व के परमाणु को आधार बनाना पड़ेगा, तभी न मापेंगे। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान का क्या मतलब हुआ, ये आप समझे कि नहीं समझे? तो उसके लिए आपको किसी एक तत्व के परमाणु को आधार बनाना पड़ेगा। हम आप तो बना नहीं सकते, बनाएगा कौन? आईपैक्स संस्था। और आईपैक्स संस्था ने 1961 में सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को मापने, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान काउंट करने के लिए कार्बन 12 के परमाणु को क्या मान लिया? आधार मान लिया। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए किस तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को आधार बनाया गया है? कार्बन। और ये कब बनाया गया? 61 में। किसके द्वारा? किस तरह से बनाया गया? तो आईपैक्स संस्था ने मान लिया कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 12 mu होगा। यह मानकर चल लिया गया, यह तय कर दिया कि कार्बन का यह एक परमाणु है और इसका वजन 12 mu है। और पूरे विश्व में इसकी मान्यता प्रदान की कर दी गई। तो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए किस तत्व के परमाणु को आधार बनाया गया है? और यह मान लिया गया कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 12 mu होगा। mu का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यानी सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान निकालने का मात्रक क्या है? mu। और यह मान लिया गया कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 12 mu होगा। कितना होगा? 12 mu होगा। इतनी बात आप समझ गए हैं? यानी कि 12 mu कितना होगा? तो उतना ही होगा जितना कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। यह 1961 में फिक्स किया गया। 12 एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होगा? उतना ही होगा जितना कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 mu। अगर कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 mu है, तो आपसे अगर पूछ दे कि 1 mu कितना होगा, तो 1 mu बराबर 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? अगर 12 mu कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को माप लिया गया है, तो 1 mu बराबर 1/12 गुना कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अब आपका 1 mu निकल गया है। 1 mu बराबर कितना? अब इसी के सापेक्ष सभी तत्व के परमाणु के भार को तौला जाता है। 1 mu 12 mu को 12 mu परिभाषित हो गए हैं, तो 1 mu को हम परिभाषित तो कर ही नहीं सकते हैं। और 1 mu या परमाणु द्रव्यमान इकाई कितने के बराबर होते हैं? तो कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई कितना होता है? तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई या एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होते हैं। और इसी के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को मापा जाता है। क्लियर हो गया? समझ गए? अब इसी के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान को मापा जाता है। क्लियर हो गया? अब आपको यूनिट मिल गया ना। अब आइए कि हम परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कैसे करेंगे। परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कैसे करेंगे? तो परमाणु द्रव्यमान को तौलेंगे कैसे? तो इकाई हमको मिल गया, अब तौलिए।
अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो समझिए बात को कि परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का, समझिएगा परिभाषा को, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। ध्यान रखिएगा, परिभाषा को समझिएगा, बहुत जगह को परिभाषा भी समझ में नहीं आता है, इतना उल्टा पुल्टा है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताता है। अब आपको जानना है कि क्या बताता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताता है क्या, वही जानना है। उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का, कितने भाग का? कार्बन 12 के एक परमाणु का 12वें भाग कितना होता है? कार्बन 12 के एक परमाणु का 12वां भाग कितना होता है? 1 mu। पता समझ रहे ना आप? तो क्या बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो हमें बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान छूट गया है, एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का कितना गुना भारी है। और आप जान चुके हैं कि कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वां भाग कितना होता है? 1 mu होता है। तो परिभाषा आप समझे। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 mu होता है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 mu होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम का एक परमाणु का द्रव्यमान, मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग का 24 गुना भारी है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 24 mu है, जो हमें बता रहा है कि मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का कितना गुना भारी है। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का 16 गुना भारी है। सोडियम का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का कितना गुना भारी? 23 गुना भारी। कितना गुना? 23 गुना भारी। क्लियर हो गया? परमाणु द्रव्यमान का मेजरमेंट समझे? हाँ, अब कुछ परमाणु का द्रव्यमान आपके नोट में दिया हुआ, उस सब को क्या कर लेना है? क्लियर? समझ गए बातों को? अब ध्यान दीजिए कि परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान निकालना संभव, बहुत छोटा कण है। इसीलिए परमाणु का हमेशा क्या निकाला जाता है? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान।
यानी कि एएमयू में व्यक्त परमाणु का द्रव्यमान परमाणु का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है, निरपेक्ष एब्सोल्यूट मास उसका नहीं है। किसी भी परमाणु का एएमयू में व्यक्त द्रव्यमान उस परमाणु का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है, निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान नहीं है। अब अगर सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान में बदलना है तो इसको भी थोड़ा काउंट कर लीजिए कि 1 एमयू का मान ग्राम में 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम होता है। 1 एमयू का एसआई यूनिट में इस्तेमाल होने वाले ग्राम में द्रव्यमान 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम होता है। अगर हमें किसी भी परमाणु का निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो उसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान में 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। उदाहरण के लिए आपके पास सवाल आ गया कि क्लोरीन परमाणु का निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। क्लोरीन परमाणु का निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो आप जानते हैं क्लोरीन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 35.5 एमयू होता है। क्लोरीन परमाणु का रिलेटिव एटॉमिक मास सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 35.5 एमयू होता है। एमयू में व्यक्त परमाणु के द्रव्यमान को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब आया है कि क्लोरीन के परमाणु का निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर 35.5 गुना 1.66 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। अब गुना कर लीजिए। तो किसी भी परमाणु के निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए उसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान में कितना से गुना कर देंगे। किसी भी परमाणु का निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालने के लिए उसके रिलेटिव एटॉमिक मास में 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान और निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान के बीच के संबंधों को आप समझे कि नहीं समझे। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान और निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान के बीच के संबंधों को समझे कि नहीं समझे। है क्लियर हो गया, बात समझ गए ना। अब आइए एक और चीज समझना है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, समझ गए। कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान को आधार मानकर अन्य तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान निकाले जाते हैं उसे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, अथवा एएमयू में व्यक्त परमाणु के द्रव्यमान को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी परमाणु के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान में 1.66 गुने 10 के पावर -24 से गुना करके हम उस परमाणु का निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं, निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम में व्यक्त परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, लेकिन यह निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान से क्या है, अलग है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान और ग्राम परमाणु द्रव्यमान के संख्यात्मक मान एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए कि ऑक्सीजन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 16 एमयू, नाइट्रोजन का 14 एमयू,
सल्फर का 32 एमयू, कार्बन का 12 एमयू। यह सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है। अब इन परमाणु के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान में कैसे बदलना है, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। और अगर इन परमाणु के इन सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान में बदलना है तो इसके लिए सीधा सा नियम है कि आप एमयू को हटाइए और क्या लिख दीजिए, ग्राम लिख दीजिए। एमयू को हटाइए और क्या लिख दीजिए, ग्राम लिख दीजिए। कार्बन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 12 एमयू, कार्बन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम। ऑक्सीजन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 16 एमयू, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम। सही करिएगा, ऑक्सीजन में 10 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर है ना। तो कार्बन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 एमयू। तो कार्बन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए एमयू को काट कर सीधा क्या लगाते हैं, नाइट्रोजन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। नाइट्रोजन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 एमयू। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान 14 ग्राम। सल्फर का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 32 एमयू। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान 32 ग्राम। यानी सीधा सीधा समझिए कि ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। निरपेक्ष परमाणु द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट अलग है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट अलग है। ग्राम में व्यक्त परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और ग्राम में किस तरह ग्राम परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करेंगे तो आपको याद रखना है कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान और ग्राम परमाणु द्रव्यमान के संख्यात्मक मान एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर कार्बन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 12 एमयू है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम। ऑक्सीजन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 16 एमयू है तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम। नाइट्रोजन का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 14 एमयू है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान 14 ग्राम। सल्फर का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान 32 एमयू है तो सल्फर का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 32 ग्राम। यानी सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एवं ग्राम परमाणु द्रव्यमान के संख्यात्मक मान क्या होते हैं, बराबर होते। क्लियर है, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। हल्का पल्का दिक्कत रह गया तो नोमरिकल है ना, आप अपने नोट्स में देखिए 66 नंबर से लेकर 100 नंबर तक। छियासठ से लेकर देख रहे नोमरिकल प्रश्न, इसको हम एक एक करके आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आप भी सॉल्व करिएगा, लेकिन सॉल्व करा देंगे तो जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आप मिस कर रहे होंगे, नोमरिकल बन गया, समझिए सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, क्लियर है। आइए अब मॉलिक्यूलर वेट पर, एक होगा ग्राम परमाणु संख्या, उसको छोड़ दीजिएगा। आइए अब मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान समझ गए ना, आणविक द्रव्यमान बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। अणुओं का निर्माण आप समझ चुके हैं परमाणुओं से होता है। अणुओं का निर्माण किससे होता है, परमाणु से। एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के कुल योग को क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। चूंकि एमयू में व्यक्त करेंगे तो वो सापेक्ष आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। अब फिर एमयू को निरपेक्ष द्रव्यमान में बदलना है तो 1.66 गुना 10 के पावर 24 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो आणविक द्रव्यमान मतलब अणुओं का द्रव्यमान। अणुओं का द्रव्यमान मतलब अणु में उपस्थित परमाणुओं का कुल द्रव्यमान।
तो एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के कुल द्रव्यमान को हम उस अणु का क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने परमाणु है? 1, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 3। और हम जानते हैं कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 mu। कार्बन का कितना होता है? 12 mu। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 mu होता है ना। अब इसमें कुल 3, 1, 4, 1, 5 परमाणु है। पांचों परमाणु का द्रव्यमान निकाल दीजिए। तो 40 गुना 1, क्योंकि कैल्शियम का कितना परमाणु है? 1, प्लस 12 गुना 1, क्योंकि कार्बन का कितना परमाणु है? प्लस 16 गुना 3, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3। टोटल को जोड़िए, कितना आ रहा है? 100 mu। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 100 mu होगा। अब वही ग्राम आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो ग्राम आणविक द्रव्यमान के लिए आप mu को काट दीजिए, क्या लिख दीजिए? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान और ग्राम परमाणु द्रव्यमान के संख्यात्मक मान एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आणविक द्रव्यमान को अगर ग्राम आणविक द्रव्यमान में बदलना है तो सीधा mu को काट लेंगे, क्या लिख देंगे? क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? उसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कितना होगा? तो कार्बन का कितना होता है? ऑक्सीजन का, कार्बन का 12 mu, ऑक्सीजन का 16 mu। तो कार्बन का कितना है? ऑक्सीजन का 2, कितना? 2 है। ऑक्सीजन का 2, 44 है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 44 ग्राम होगा। कितना होगा? 44 ग्राम होगा। समझिए आणविक द्रव्यमान, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। आणविक द्रव्यमान सीधा है। परमाणु द्रव्यमान को थोड़ा समझना टफ लगा होगा आपको। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए सब कुछ मान लिया गया है। आप कहिएगा कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान किस आधार पर है? बस मान लेने के आधार पर है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आईपीएक्स संस्था ने तय कर दिया, इतना ही करना है, कर दीजिए। ठीक उसी तरह जैसे एसआई मात्रक बना है ना, सब मान लिया कि 1 किलो है। हाँ, सब मान लिया 1 किलो है। तो लिए अब आइए अब समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। तीसरा चौथा चैप्टर ले लिए है ना? नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, थोड़े सट जाएगा। मार्केट में हर दुकान पर मिलेगा। आइए मोल कॉन्सेप्ट को समझते। कहाँ मिलेगा यही बताएंगे। क्या हमसे ज्यादा आप ही घूमते हैं? आप ही को पता होगा कहाँ मिलेगा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, चलिए एक आदमी कह रहा है कि सोलो सोलो पढ़ाइए। सोलो सोलो एक फिल्म देखे हैं, उस फिल्म का नाम है हे बेबी। देखे हैं? उसमें स्लो स्लो ही होता है सब कुछ। नहीं देखे, देखिएगा, बड़ी ज्ञानवर्धक फिल्म है।
मोल कॉन्सेप्ट बहुत पुराने जमाने की बात है, कोई नया रिलीज हुआ फिल्म नहीं है, बहुत पुराने बात है। हाँ, उस समय शायद हम +2 में ही पढ़ा करते थे कि जब सिनेमा हॉल में लगा था। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या है? परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या, और आयन के बारे में आपको बताए थे ना, आयन की संख्या अगर हमें जानना है, जैसे आपको दे दिया कि ये लीजिए 10 ग्राम कैल्शियम दिया आपको, या 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको दे दिए हैं, और आपसे हम पूछ देंगे कि 10 ग्राम जो कैल्शियम दिए हैं उसमें गणकर आइए कैल्शियम के कितने परमाणु है। या आपको यह प्रश्न आ गया कि 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिए हैं, इसमें गण लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होंगे, यौगिक में अणु और तत्व में परमाणु। तो आप क्या करिएगा, गनिएगा बैठने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है, यानी तो हो सकता है ऐसा कि लाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉल एवं रस्का ने उसको बनाया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में परमाणु स्पष्ट दिखते हैं, रखेंगे 10 ग्राम कैल्शियम को टेबल पर, लगाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, गिनती करेंगे 1 2 3 4, पता चला कि बाहर दिन गन रहे हैं, 2-4 बार गलती भी हो गया। तो सवाल हमारे पास यही है, सवाल हमारे पास यही है कि अगर हमें कुछ द्रव्यमान कोई तत्व यौगिक दे दिया, और कुछ द्रव्यमान तत्व यौगिक में अगर हमें उन तत्व और यौगिकों के अणुओं की संख्या जानना है, तो हम कैसे जानेंगे? सिंपल सा तरीका आप जान लीजिए, क्या? मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट जानकर आपको यह पता चलेगा, मोल कॉन्सेप्ट जानकर आपको यह पता चलेगा कि कितनी मात्रा, कितनी भी मात्रा तत्व और यौगिक में, उस तत्व और यौगिक के कितने परमाणु और अणु हैं। समझे कि नहीं समझे? मोल कॉन्सेप्ट जानने के बाद हमें यह सहायता मिलेगी कि हम किसी भी द्रव्यमान के तत्व और यौगिक में उस तत्व के कितने परमाणु या यौगिक के कितने अणु है, इसकी संख्या हमें मालूम हो जाएगा। यानी कि मोल कॉन्सेप्ट एक कड़ी का काम करता है, किनके किनके बीच? द्रव्यमान और उनमें उपस्थित परमाणु या अणुओं के संख्या के बीच। समझ गए ना बात को? यानी कि कितने भी द्रव्यमान में कितने अणु परमाणु उपस्थित है, यही बताएगा आपको कौन? यानी कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है? तो मोल कॉन्सेप्ट द्रव्यमान के तत्व, द्रव्यमान के नमूने के किसी भी नमूने वाले द्रव्यमान के तत्व या यौगिक में उस तत्व के कितने परमाणु या अणु उपस्थित है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी। यानी कि तत्वों के द्रव्यमान और उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या, या यौगिकों के द्रव्यमान और उसमें उपस्थित यौगिक के अणुओं की संख्या के बीच के संबंध को स्थापित करने का काम करता कौन? मोल कॉन्सेप्ट। अब इस मोल कॉन्सेप्ट में अब इस मोल में, एक मोल में परमाणु या अणु या आयन की संख्या कितनी होगी? एक मोल में परमाणु, अणु या आयन की संख्या कितनी होगी, यह भी आईपीएक संस्था ने तय कर दिया है कि कितनी होगी।
किसी भी तत्व के एक मोल में कितने परमाणु होंगे, किसी भी यौगिक के एक मोल में कितने अणु होंगे, किसी भी आयन में या किसी भी आयन के नमूने में कितने आयन होंगे। तो इसके लिए एक यूनिट बना दिया गया है। यूनिट क्या बना दिया गया है कि एक मोल में परमाणु और अणु या आयन की संख्या उतने ही होगी जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। किसी भी तत्व के एक मोल में परमाणु कितने होंगे, किसी भी तत्व के एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितने होंगे, तो उतने ही होंगे जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। किसी यौगिक के एक मोल में कितने अणु होंगे, तो उतने ही होंगे जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। एक मोल किसी भी आयन में कितने आयन होंगे, उतने ही होंगे जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की जितनी संख्या होती है उसी को परिभाषित किया गया है किस रूप में, एक मोल में। कौन किया है परिभाषित, आपको पता ही है, आईपीएक्स संस्था करती है। कौन, एक मोल में कितना परमाणु होगा या एक मोल में कितना अणु होगा या एक मोल में कितना आयन होगा, तो उतना ही होगा जितना कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। अब सवाल है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो इसको गिन लिया गया है। ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो इसको गन लिया है वैज्ञानिकों ने। गन कर कितना पता चला, 6.022 गुना 10 के पावर 23। जब कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या को गिना गया तो कितना निकला, तो एक मोल किसी एक मोल तत्व में परमाणुओं की संख्या इतना होगा, एक मोल यौगिक में अणुओं की संख्या इतना होगा, एक मोल किसी आयन में आयनों की संख्या इतना ही होगा, क्योंकि इतना ही परिभाषित किया गया है। क्लियर। उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि एक मोल सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, तो एक मोल सोडियम में कितने परमाणु होंगे, तो 6.022 गुना 10 के पावर 23। कोई भी तत्व हो उसके एक मोल में उतने ही परमाणु होंगे जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती, और कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या इतनी ही होती है। तो एक मोल सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु होंगे, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23। या कभी कभी सवाल पूछ देगा कि 5 मोल सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु होंगे, तो एक मोल में इतना, तो 5 मोल में इतना। या आपसे पूछ देगा 3 मोल सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु होंगे, तो इतना गुना 3। तो कोई भी तत्व उसके एक मोल में इतना परमाणु होते, तो कोई भी तत्व के 3 मोल में कितना परमाणु होगा, किसी भी तत्व के 5 मोल में कितना परमाणु होगा, किसी भी तत्व के 8 मोल में कितना परमाणु होगा, ये निकालने में अब आपको कोई दिक्कत होगी बताइए। अब 66 से लेकर 100 तक न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा, हम करवाएंगे लेकिन आप कीजिएगा। ठीक उसी तरह एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने परमाणु होंगे, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड में परमाणु नहीं होगा, कितने अणु होगा। तो एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने अणु होंगे,
तो कोई भी यौगिक हो उसके 1 मोल में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है, यानी 6.022 गुना 10 के पावर 23। अब 5 मोल कार्बन मोनोक्साइड में पूछेगा तो इससे क्या कर देंगे? अब कोई भी यौगिक है, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोक्साइड कितने परमाणु होगा? तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में अणु की संख्या भी 6.022 गुना 10 के पावर 23 होगा। कोई भी तत्व इसके 1 मोल में परमाणु की संख्या समान होगा, कोई भी यौगिक को उसके 1 मोल में परमाणु अणुओं की संख्या समान होगा। तो 1 मोल कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन मोनोक्साइड के भी इतने परमाणु होंगे, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के इतना ही परमाणु होंगे। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं ना? लेकिन आपको बताए थे क्या कि मोल द्रव्यमान और संख्या के बीच के संबंध को बताएगा। अभी संख्या का संबंध आप जाने, द्रव्यमान का संबंध नहीं जाने, लेकिन संख्या और मोल के बीच का रिलेशन समझ गए ना? आइए अब परमाणु के द्रव्यमान या अणु के आणविक द्रव्यमान और मोल के बीच के संबंध को जान लेते हैं। किसी भी समझने का कोशिश करिएगा, किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। इस लाइन को आप समझ रहे हैं? किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते। किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते। किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते। उदाहरण के लिए अगर हमें 1 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान निकालना है, 1 मोल कैल्शियम का क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। 1 मोल कैल्शियम का, अब इस लाइन को समझे, कोई भी तत्व हो, कैल्शियम हो, कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जो भी तत्व हो, 118 तत्व है, किसी भी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। हमें क्या निकालना है कि 1 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होगा? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो 1 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान कैल्शियम के ग्राम परमाणु द्रव्यमान की क्या होगा? तो 1 मोल कैल्शियम का द्रव्यमान 40 ग्राम। क्लियर हो गया? उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन हो गया कि 1 मोल एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना होगा? 1 मोल एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना होगा? तो किसी भी तत्व के 1 मोल के द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान के, तो एल्युमिनियम का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो 1 मोल एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना होगा? 27 ग्राम। क्लियर? बात समझ गए? अब आपसे पूछेगा कि बताइए 3 मोल मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होगा? 3 मोल मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होगा? तो 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान के, आप जान गए कि 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। तो 1 मोल मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होगा? कितना? 24 ग्राम। कितना मोल है? 3 मोल मैग्नीशियम का
द्रव्यमान बराबर 24 गुना 3, 4 तिया 12, 3 दूनी 1, 72 ग्राम। 10 मोल क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होगा? 300। 1 मोल का द्रव्यमान 35.5 होगा, 355 होगा, 355 होगा। 10 मोल क्लोरीन का द्रव्यमान 355 ग्राम होगा। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? 16 ग्राम होगा कि नहीं होगा? 1 मोल ऑक्सीजन में कितना परमाणु होते हैं? इस रिलेशन को समझिए। 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? तो आपको 2 क्वेश्चन या पूछ देगा कि 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, या आपको कभी घुमाकर पूछेगा कि ऑक्सीजन के 0.6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 16 ग्राम। तो द्रव्यमान और संख्या के बीच रिलेशन मोल स्थापित कर दी चुका है कि नहीं चुका है? कभी कभी सीधे दे देगा। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 12.044 गुना 10 के पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप जानते हैं कि इतना बराबर कितना हो जाएगा? 2 मोल। इतना बराबर 1 मोल, इतना बराबर 2 मोल। तो 1 मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम, तो 2 मोल का द्रव्यमान 16 दूनी 32 ग्राम। क्लियर है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो तत्व के द्रव्यमान और तत्व के परमाणु के संख्या के बीच संबंध स्थापित हो चुका है। अब अणु यौगिक पर आइए, इसको समझिए। किसी भी यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी भी यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए कि 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? तो जल के ग्राम आणविक द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? तो जल के ग्राम आणविक द्रव्यमान के, जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान 16 दू 18 ग्राम। क्लियर? आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, इसको समझ गए ना, कि कोई भी यौगिक हो उसके 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। आपसे मान लीजिए पूछ दिए क्वेश्चन 10 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा? चलाइए कलम, चलाइए तोरा।
आप ये जानते हैं कि एक मोल कोई भी यौगिक हो, एक मोल कोई भी यौगिक हो उसका द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। एक मोल कोई भी यौगिक हो उसका द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो एक मोल अमोनिया का द्रव्यमान अमोनिया के आणविक द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। एक मोल अमोनिया का द्रव्यमान अमोनिया के आणविक द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 3 14 3 17 ग्राम। 10 मोल अमोनिया का द्रव्यमान बराबर कितना हो गया? 170 ग्राम। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो मोल एक मोल तत्वों का द्रव्यमान तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। एक मोल यौगिकों का द्रव्यमान यौगिक के आणविक द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। अब उसके बाद दो फार्मूला है मोलों की संख्या वाला फार्मूला। देखिए तो उस फार्मूला को, अब ध्यान दीजिए यहीं पर 10 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना हो गया? 100। कभी कभी उलट के सवाल पूछ देगा कि 170 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने मोल होंगे? 10 मोल। समझे कि नहीं समझे? अगर सवाल इस तरह पूछा है कि 10 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा, हालांकि दरोगा में इस तरह का सवाल अब तक आया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बोले ना हम टॉपर बनाने का बात करते हैं, हम सोच रहे आ जाएगा तो आप ही लोग तो बना पाए उसको। तो 10 मोल अमोनिया का द्रव्यमान 170 ग्राम होगा। तो कभी कभी पलटा क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ ये भी सकता है कि 170 ग्राम अमोनिया में मोलों अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी होगी? 10। तो मोलों की हम संख्या भी निकाल सकते हैं। तत्व के मोलों की संख्या बराबर तत्व के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में तत्व का, ध्यान रखना है ग्रामे में लेना है। कभी कभी केजी में दे देता है तो उसको ग्राम में बदल लेना है। जैसे दे देगा कि 1.5 किलो अमोनिया में अमोनिया कितने मोल होगा, तो 1.5 किलो को पहले ग्राम में बदल लेना 1000 से गुना करके। तो ग्राम में तत्व का द्रव्यमान अब बटे आणविक द्रव्यमान। यौगिक के संदर्भ में तत्व की बात हो रही है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान लेंगे। अब फिर उसी तरह यौगिकों के मोलों की संख्या निकालना है। तो यौगिकों के मोलों की संख्या बराबर यौगिक का ग्राम में द्रव्यमान अब बटा यौगिक का आणविक द्रव्यमान। जैसे सवाल पूछ दिया कि 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने मोल होंगे? 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने मोल होंगे? तो मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। कभी कभी यह भी पूछ सकता है कि 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकल गया। अब 1 मोल बराबर 14.022 गुना 10 के पावर 23, इतना सोडियम का परमाणु होगा। समझे कि न बात को?
वैसे 66 से 100 तक बनाएंगे, एक एक सॉल्व करवाएंगे, तब और बेहतरीन तरीके से आप समझ जाइएगा। मोल समझे। और उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन है, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, परसेंटेज आप बनाते होंगे क्या कि उसमें भी दिक्कत होगा? देखिए तो उसमें दिक्कत है आपको। क्लियर? कुछ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके प्रश्न में 66 से लेकर 100 तक, उसको हम आपको एक एक करके सॉल्व करा देंगे। समझे कि नहीं समझे? अगर मोल कॉन्सेप्ट में, परमाणु आणविक द्रव्यमान में थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट बच गई है तो टेंशन नहीं लेना है। एक तो अब तक की जो हम दरोगा के प्रश्नों को देखे हैं, पूछने की प्रवृत्ति रही नहीं है, फिर भी सिलेबस में तो जिक्र किया ही गया है, तो पूछने की संभावना तो बनी हुई है। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम 66 से लेकर 100 तक और भी क्वेश्चन देखेंगे। पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, एक बार आप खुद से पढ़िएगा, हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए तो आप बार बार आप देखने की कोशिश कीजिएगा। अब बाकी अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न करवाएंगे, सारा कुछ क्लियर करवा देंगे आपका, ठीक है ना? मिलिए नेक्स्ट क्लास में। छूट गया बोर्ड पीछे कीजिए, नेहा कुमारी का क्या छूट गया है? कुछ लिखा है तो है नहीं, सवालों को बताए हैं। अगला चैप्टर डलवा दे रहे हैं, तीसरा और चौथा चैप्टर डलवा रहे हैं। ऑनलाइन वाले को लगता है आज कुछ प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, टॉपिक ही कुछ ऐसा था, लेकिन दिक्कत नहीं करना है। आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे, नईम परवाज आपको क्वेश्चन करवाएंगे 66 से 100 तक, आप प्रश्नों को देखिएगा। 66 से 100 आपको करवाएंगे, आप टोटली समझ जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगर एक दो पॉइंट कोई ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं समझे थे, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चला, बिल्कुल चल रहा है, ऐप अपडेट हुए थे। अच्छा, मोनू सेठ छोटू यादव का 24.4 का मतलब, अच्छा 24.4 वो गैसों के आयतन के संदर्भ में है, वो नहीं बता पाए। 90% बन जाएगा, बिल्कुल 100% बनेगा, टेंशन नहीं लीजिए। प्रीवियस वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, आप ऐप को अपडेट करिएगा, अपडेट प्रॉब्लम एक आ गया है। चलिए, शशि कुमार शर्मा खगड़िया, दिलीप कुमार, अब समझ में आ रहा है केमिस्ट्री, ओके। थोड़ा और पीछे करे, और पीछे करे, बोलिएगा, थोड़ा और पीछे कर देंगे तब। मजहर आलम डलवा रहे हैं, तीसरा चौथा नहीं डाले हैं, डाल दिया गया है। तो अभी हम देख रहे हैं, खुला हुआ ऐप, पीडीएफ डाला हुआ है 3-4 का, पीडीएफ सेक्शन में डाला हुआ है।
अच्छा, किशन कुमार बोर्ड बहुत जल्दी जल्दी ऊपर कर दिया। अच्छा, पता नहीं चला। ऐसा डलवा देंगे बहुत जल्द डलवा देंगे। पहले तो अगला क्लास में एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रहा है। कहाँ ना अपडेट हो रहा, प्ले स्टोर में जाकर अपडेट होगा। हो गया होगा, कितना का मोबाइल में सेटिंग रहता है कि ऑटो अपडेट ले लेता है। हाँ, उसका हो गया होगा तो दोबारा नहीं होगा। अच्छा, जिनका अपडेट नहीं ले रहा होगा तो उनका ऑटो अपडेट मोड में होगा मोबाइल, तो ऑटो अपडेट ले लिया होगा। रवि पासवान एक बार देखिएगा, ऑटो अपडेट तो नहीं था कि आपका अपडेट हो गया। न्यूमेरिकल बनाइएगा सब 66 से 100 तक।